हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछला जो 14 या 15 जून 2025 को आप लोगों का शिक्षा कुंज में जो टेस्ट लिया गया है क्लास 12th का, उसका सभी का प्रश्न जो है आपके साथ अवेलेबल होगा। इन्हीं प्रश्नों का जो है आज हम हल आप लोगों को बताएंगे कि इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। इन चीजों पर जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें खास करके बायोलॉजी सेक्शन का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में अभी जो इस क्वेश्चन का जवाब सही जवाब क्या होगा, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहा है 91 नंबर क्वेश्चन है। और ये 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो आप लोग को ये चीज हम पहला चैप्टर में ही पढ़ा दिए थे कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक दैट मीन्स सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है तो इसे अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स सिंगल पेरेंटल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं कि कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है। क्वेश्चन है कि कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है। कोनिडिया के बारे में हम लोग 11th क्लास में भी पढ़े हैं कि कवक जो होते हैं यानी फंगस जो होते हैं उसमें कोनिडिया का निर्माण होता है और कोनिडिया के द्वारा जनन होता है। इसमें हम बताए खास करके कि पेनिसिलियम, एस्परजिलस, इन सभी कवकों में किसके द्वारा होगा तो जनन, तो ये कोनिडिया के द्वारा होगा। इसमें ऑप्शन दिख रहा है काड़ा। काड़ा एक प्रकार का सवाल है, कभी जवाब नहीं हो सकता। दूसरा है फर्न। फर्न जो है टेरिडोफाइट है, प्लांट है, इसमें भी जनन नहीं हो सकता है। इसके बाद है पेनिसिलियम, अभी जस्ट बोले हैं पेनिसिलियम और एस्परजिलस नाम का जो कवक है, इनमें कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्लियरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पेनिसिलियम नाम का जो कवक है, इस कवक में कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कोई दिक्कत? तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा जनन दैट मीन्स बडिंग के द्वारा जनन किसमें हो सकता है। तो कह रहे हैं बडिंग के द्वारा जनन म्यूकर में होता है, नहीं होता है। चीर, चीर मतलब पाइनस, पाइनस में जिम्नोस्पर्म है, ये अनावृत बीजी पौधा है और अनावृत बीजी पौधों में मुकुलन नहीं हो सकता है। तीसरा है फर्न। फर्न टेरिडोफाइट पौधा है, इसमें भी मुकुलन के द्वारा जनन नहीं हो सकता है। तो इष्ट नाम का जो एक कवक है, इस कवक में मुकुलन विधि के द्वारा जनन हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर है। यहाँ पे हम कभी कभार 4 नंबर बोल देंगे, 5 नंबर बोल देंगे, इसका मतलब बायोलॉजी का ये 4th क्वेश्चन है। लेकिन पूरा जो सभी सब्जेक्ट्स का जो टेस्ट लिया गया है, इसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, सभी का जो टेस्ट लिया गया है, उसमें आपको 91 नंबर से बायो स्टार्ट हुआ है। 91 से 180 तक बायो का ही क्वेश्चन रहा है। तो 91 नंबर, 92 नंबर, 93 नंबर हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंड प्रजक प्राणी है। नाम से पता चल रहा है अंड प्रजक यानी अंडा उत्पन्न करने वाला प्राणी कौन है। वे जीव जो अंडा उत्पन्न करते हैं, वे जीव जो एग ले करते हैं, उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं। और जीवों में पाई जाने वाली यह क्षमता ओविपेरिटी कहलाती है, अंड प्रजकता कहलाती है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मुर्गी, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये तीनों जो है अंड प्रजक प्राणी है। और अंड प्रजक प्राणी होने के कारण से हम इन्हें क्या बोलेंगे, तो इन्हें बोलेंगे अंड प्रजक। और इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा जी? इनमें से सभी। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं अंड प्रजक प्राणी कौन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पे जो है हम बताए हैं चीर, तो चीर में नहीं इष्ट में होता है मुकुलन के द्वारा जनन। यहाँ पर बताया पेनिसिलियम और यहाँ पे हो जाएगा अलैंगिक जनन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी पादप नहीं है, उभय मतलब कॉमन, बोथ।
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब दोनों होगा, एंड्रोसियम गायनेसियम जब दोनों होगा, तो इसे उभयलिंगी कहेंगे। दोनों में से कोई एक है तो इसे उभयलिंगी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहला पपीता, तो पपीता में मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, और इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एक लिंगी पौधा। और इसका जवाब हो जाएगा पपीता। पपीता में मेल और फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग पौधों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साथ जो है आपको एक से अधिक क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहा है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। और ये मिलान करने वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें हमें सभी क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा, सभी टॉपिक पे, तब हम समझ पाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कंद, कंद मतलब ट्यूबर, तो ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन है, तो ट्यूबर का एग्जाम्पल बताए हैं सोलेनम ट्यूबेरोसम। क्या हो जाएगा, सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो इसका आलू होगा ऑप्शन, दैट मीन्स एक नंबर का जो जवाब है यहाँ पे डी होगा। कंद का उदाहरण कौन है जी, आलू होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रकंद। प्रकंद का उदाहरण बोले हल्दी और अदरक होता है, दैट मीन्स 1 का डी 2 का सी। देखिए ध्यान दीजिए, 1 का डी 2 का सी। तीसरा है सल्क कंद, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सल्क कंद दैट मीन्स जिसके ऊपर स्केली लीव्स, सल्क पत्र पाया जाता है, उसे सल्क कंद कहते हैं। तो यहाँ पे सल्क कंद का उदाहरण हो जाएगा प्याज, दैट मीन्स तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का बी। और अगला है घन कंद यानी कॉम्स, तो कॉम्स का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, कोरम्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कोरम्स नहीं कॉर्म्स होता है, CORMS। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ कॉर्म्स है, कॉर्म्स का एग्जाम्पल बताए हैं अरबी, अरबी गांव घर में इसको अरवा कहा जाता है, अरवा। तो कोलोकेशिया यानी कि अरबी हो जाएगा, फोर्थ का क्या होगा, ए। तो 1 का डी 2 का सी 3 का बी 4 का ए, क्या होगा जवाब, 1 का डी 2 का सी 3 का बी 4 का ए, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 97 नंबर का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पुदीना, पुदीना का मतलब मिंट, मिंट में कायिक जनन के लिए किस अंग का प्रयोग किया जाता है, पुदीना में किस अंग का प्रयोग करके कायिक जनन करवाया जा सकता है। तो इसका जवाब होगा अंतःभूअस्ताड़ी। क्या होगा जी, अंतःभूअस्ताड़ी यानी कि सकड़। इसका जवाब होगा सकड़ यानी अंतःभूअस्ताड़ी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 98 नंबर, और ये क्वेश्चन है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं है, कौन है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इसमें कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन सा इसमें नहीं है। डिप्लॉयड का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 गुना नहीं होगा, अगर 2 गुना होगा तो इसे मानेंगे डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित, द्विगुणित का मतलब 2n, लेकिन क्वेश्चन है कि द्विगुणित नहीं है, दैट मीन्स डिप्लॉयड नहीं है। तो डिप्लॉयड कौन नहीं है, अंडाशय, अंडाशय डिप्लॉयड होता है, अंडाशय जो है इसमें गुणसूत्र 2 गुना होता है। दूसरा है जी परागकोश, परागकोश का मतलब एंथर, एंथर भी द्विगुणित होता है। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है जाइगोट, ये भी जो है द्विगुणित होता है। लेकिन नर युग्मक जिसको हम मेल गैमिट कह रहे हैं, स्पर्म कह रहे हैं, तो स्पर्म जो होता है अगुणित होता है। क्या होता है जी, अगुणित होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेल गैमिट यानी नर युग्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। ये क्वेश्चन है कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाती है। और ये क्वेश्चन आपको BSEB बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है। प्राकृतिक मृत्यु दैट मीन्स द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन, दैट मीन्स जीवन काल या इसको जीवन अवधि कहा जा सकता है। कोई दिक्कत, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तोता यानी पैरोट, पैरोट का लाइफ स्पैन क्या होता है, जीवन अवधि क्या होता है,
तो तोता का जीवन अवधि बताए हैं लगभग 140 वर्ष होता है। कितना होता है जी? लगभग 140 वर्ष होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है, यानी अब्सेंट होता है। अब यहाँ पे बता रहे थे, 11th में भी पढ़ाए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो टाइप के सेल होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें ना स्पष्ट केंद्रक होगा ना केंद्रक झिल्ली होगा। तो कंफर्म है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, उनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो मोनेरा जगत का सदस्य होगा, मोनेरा जगत का जो सदस्य होगा उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाएंगे। ठीक है। और इसका जवाब क्या हो जाएगा? मोनेरंस में। क्या होगा? मोनेरंस में। बाकी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोटिस्टंस में, प्रोटिस्टा किंगडम हो गया। इसके बाद देख रहे हैं फंगस में, और इसके बाद देख रहे हैं प्लांट में। इन सबों में यूकैरियोटिक सेल है। और कंफर्म है जब यूकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, एटीएस राइबोसोम होगा। ये सभी चीज कैरेक्टर्स जो है यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको पढ़ने को मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है? 102 102 नंबर का क्वेश्चन आपको कह रहा है, खरगोश, मानव मादा एवं अन्य अपरास्तनी जंतुओं में निषेचन कहाँ होता है? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अपरास्तनी का मतलब क्या? अपरास्तनी का मतलब कि वे जीव जिसमें अपरा दैट मीन्स प्लेसेंटा पाए जाएं, और मैमल्स हो, मैमल्स का मतलब स्तनधारी हो, यानी कि जो अपने बच्चा को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके, उन्हें तो हम अपरास्तनी कहेंगे। तो यहाँ पे कह रहे अपरास्तनी जीवों में क्या होता है? खरगोश, मानव मादा एवं अन्य अपरास्तनी जंतु में निषेचन कहाँ होता है? अब इसके बारे में चूंकि ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम एक बार देखते हैं कैसे इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप जो है इससे पहले पढ़े हैं कि मादा जनन तंत्र के बारे में कई बार पढ़ने को मिला है। और मादा जनन तंत्र में हम बताए हैं कि जैसे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, इस टाइप का मान लीजिए कि मादा जनन तंत्र हम बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे जगह के अभाव में थोड़ा फिगर अभी जो है बहुत अच्छा आपको हम नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे जो बताए थे आपको हम, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है। और निषेचन कहाँ पे होगा? तो यहाँ से बोले हैं कि इससे एक ओवम बाहर निकल जाएगी का मासिक चक्र के 14वें दिन, और मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाणु निकल के यहाँ तक आएगी। इस जगह का नाम क्या? एम्पूला। और इधर से चूंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल का पेनिस इंसर्ट करेगा, और इंसर्ट करेगा तो कंफर्म है कि इसके द्वारा सीमेन छोड़ा जाएगा। और सीमेन में असंख्य क्या होते हैं? शुक्राणु यानी स्पर्म। और ये स्पर्म जाएंगे कहाँ पे? तो अंडाणु के पास, यहाँ पे, है ना। और ये यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन ये कहाँ पे हो रहा है जी? फर्टिलाइजेशन हो रहा है फैलापियन नलिका में। और फैलापियन नलिका में कहां पर हो रहा है? तो कह रहे थे आपको एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, एम्पुला और स्थमस के संधि स्थल पर जनन निषेचन हो रहा है। और ये एम्पुला और जो है स्थमस दोनों कहां पाया जा सकता है? दोनों होगा फैलापियन नलिका में। इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पे फैलापियन नलिका में। बताइए कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे इसका जो है जवाब क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका जवाब हो जाएगा फैलापियन नलिका। क्या होगा जी? फैलापियन नलिका। कोई दिक्कत है? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जो है हमें इन्फॉर्म करें। इस चीज को समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेन एरिया, क्या है क्वेश्चन जी? प्लेन एरिया में पुनर्जनन की असीम क्षमता होती है। ये क्वेश्चन ही बता चुके हैं। ये 11th में एकदम एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी का लाइन है कि प्लेन एरिया में
रीजेनरेशन की असीम क्षमता पाई जाती है। और हम इसका जवाब साथ ही साथ बता दिए हैं कि पुनर्जनन की क्षमता, रीजनरेशन की असीम क्षमता किसमें पाया जाएगा? प्लेन एरिया में। किसमें? प्लेन एरिया में। एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन है अनुप्रस्थ द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? दैट मीन्स ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अकर्स इन। तो हमने आपको बताया है बाइनरी फिजन दैट मीन्स द्विविखंडन। जीव शरीर जब दो खंड में विभाजित होती हैं और विभाजित हुए भागों से नए संतति पौधे की, नए संतति जीव की उत्पत्ति होती है तो इसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन। द्विविखंडन बताए थे 4 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल बाइनरी फिजन, एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, एक होता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो इसमें हम कह रहे थे, आपको बता रहे थे ये कि सिंपल बाइनरी फिजन जो है, सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिजन जो है, ये किसमें हो सकता है? ये हो जाएगा अमीबा में। किसमें होगा जी? ये हो जाएगा अमीबा में। इसके बाद कह रहे हैं दूसरा कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन दैट मीन्स अनुप्रस्थ द्विविखंडन किसमें होगा? तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन जो है इसके बारे में बता रहे थे, ये होगा जब भी तो पैरामीशियम में। और जवाब हमें मिल गया है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा जी? इसका जवाब हो जाएगा आपके लिए, सही जवाब इसका है पैरामीशियम। क्या है जवाब? पैरामीशियम। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का बात करें, अनुदैर्ध्य विखंडन का, तो हो जाएगा यूग्लिना में। किसमें? यूग्लिना में। और एक होता है सेरेटियम, तो सेरेटियम में बताया है ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है ब्रायोफ्लम दैट मीन्स अजूबा। ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको? अजूबा, या इसको कह सकते हैं पत्थर चट्टा। तो इसमें कायिक जनन किसके द्वारा होगा? जड़ के द्वारा होगा, तना के द्वारा होगा, पत्ती के द्वारा होगा, और या इनमें से कोई नहीं। तो बताए थे ब्रायोफिलम में, बिगोनिया में, एडियंटम में, कालांचो में, इन सभी पौधों में जो है कायिक जनन पत्ती के द्वारा होता है, क्योंकि इसके पत्तियों से पर्णकलिका निकली होती है। क्या निकली होगी जी? पर्णकलिका निकली होती है। कैसा पर्णकलिका? तो जैसे आप देख पा रहे हैं इस टाइप का, मान लीजिए कि एक पत्ती है, प्लांट का क्या है? एक प्रकार का ये पत्ती है इस टाइप का। ठीक है। और इसमें कह रहे थे पत्ती से, पत्ती के किनारे किनारे क्या निकला होगा? तो यहाँ पे लीफ बड निकला होगा। क्या होगा? लीफ बड निकला होगा, पर्णकलिका। क्या बोलते हैं इसको? पर्णकलिका। पतझड़ के मौसम में जब यह पत्तियां अपने पौधा से, अपने मुख्य पौधा से टूटकर गिरती हैं जमीन पे, तो नमी मिलने के पश्चात इससे नए पौधे का जन्म होता है। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? पत्ती के द्वारा कायिक जनन। क्या बोलेंगे जी? पत्ती के द्वारा इसमें कायिक जनन होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है कि नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है जी? नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, नाशपाती इंग्लिश में इसको कहा जाता है पियर्स। क्या कहते हैं जी? पियर्स। वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरस कम्युनिस। क्या नाम? पायरस कम्युनिस। ऐसा ही एक लॉजिक के आधार पर वैज्ञानिक नाम बताए थे, याद कीजिए। और जो है वैज्ञानिक नाम जब ऐसे ही याद रखेंगे तभी याद हो सकता है। वैज्ञानिक नाम बहुत सारा है, जितना भी सजीव है सभी का अपना अपना वैज्ञानिक नाम होता है। 11th में हम उम्मीद करते हैं लगभग 60-70 वैज्ञानिक नाम आपको बताए होंगे, और ये 11th से ही लिया गया है। ऐसे हम यहाँ पर देख लेते हैं सबका एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहला जी मेलस डोमेस्टिका। मेलस डोमेस्टिका सेब का वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड होने के कारण से नाम पड़ गया मेलस डोमेस्टिका। दूसरा है गैलस डोमेस्टिका। गैलस डोमेस्टिका, इसका वैज्ञानिक नाम किसका? मुर्गी का है। इसका मुर्गी का। तीसरा है रोजा मल्टीफ्लोरा या रोजा इंडिका, आप कह सकते हैं। ये गुलाब का वैज्ञानिक नाम है। रोज गुलाब का वैज्ञानिक नाम है। और इसके बाद जो है अगला है पायरस कम्युनिस, और यही पायरस कम्युनिस जो है किसका वैज्ञानिक नाम होगा? पायरस कम्युनिस। ये वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है नाशपाती का। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि। देखिए ध्यान दीजिए, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाया जाता है? ये चीज जो है अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले बीपीएससी, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड चैप्टर में हमने आपको बताया भी है कि बीजों का प्रकीर्णन जो है कई अलग विधि के द्वारा होता है। जैसे हवा के द्वारा हो सकता है, अगर हवा के द्वारा होता है एनीमोकोरी कहते हैं। जल के द्वारा अगर होता है तो उसको हाइड्रोकोरी कहते हैं। हो सकता है कि मतलब आपको जो है कोई बाहर के अगर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो हो सकता है ये चीज आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, बिकॉज वहां पे आप पढ़े होंगे परागन के बारे में, एनीमोकोरी नहीं एनीमोफिली पढ़े होंगे, हाइड्रोकोरी नहीं हाइड्रोफिली पढ़े होंगे। यहाँ पे फिली और कोरी दोनों अलग अलग चीज है। बीजों का प्रकीर्णन जब होगा तो उसे कोरी लास्ट में सफिक्स के रूप में कोरी लगाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकोरी, एनीमोकोरी, इसी में एक बताया सेंसर मेथड। तो सेंसर मेथड का डिस्पर्सल किसमें होगा, किसके बीज में? तो इसका जवाब होगा पोस्ते में। किसमें? इसका जवाब होगा पोस्ते में। पोस्ते का मतलब क्या? पोस्ता का मतलब पेपावर सोमनीफेरम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या जी? पेपावर सोमनीफेरम। इसके पौधे से अफीम प्राप्त किया जाता है। 8वां चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें हम ये क्वेश्चन पढ़ाए भी हैं कि अफीम का पौधा ये जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या होगा? पेपावर सोमनीफेरम। और इसी को कहते हैं पोस्ते। और इसमें जो है बीज का प्रकीर्णन किस विधि के द्वारा होता है? तो सेंसर विधि के द्वारा होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर का वह भाग जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करती हैं क्या कहलाती हैं? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉलन ग्रेन को रिसीव कौन पार्ट करेगा? तो जो सबसे ऊपर होगा वही ना रिसीव करेगा जी। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर क्या है? तो सबसे ऊपर इस टाइप का, जैसे मान लीजिए फीमेल स्ट्रक्चर है, तो सबसे ऊपर में ये क्या है? स्टिग्मा है। इसके बाद ये जो है इसको कहते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं ओवरी। याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, SOS, ये ना, स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा, दैट मीन्स वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तीनों मादा जनन का भाग है। इसमें जो सबसे ऊपर होगा वही क्या करेगा? पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, स्त्री केसर का वह भाग जो परागन के लिए परागकणों को ग्रहण करती हैं क्या कहलाती है? तो इसको स्टिग्मा बोलेंगे। ऑप्शन देखते हैं क्या है। स्टाइल नहीं होगा, स्टिग्मा यही होगा। तीसरा ओवरी, ओवरी भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब स्टिग्मा इसका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि तना कर्तन, क्या जी? तना कर्तन नाम से क्लियर है। कर्तन मतलब काटना, तना मतलब स्टेम, यानी स्टेम को काटकर रोपना। तो तना कर्तन आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो केला के तना को काट कर नहीं रोप सकते हैं, ठीक है। गन्ना के तना को काट कर रोप सकते हैं। ऐसे जैसे गन्ना का मान लीजिए स्टेम है, इसमें देखेंगे इससे जगह जगह पर क्या होगा? तो नोड होगा। नोड में जगह जगह पर क्या होगा? तो इंटर नोड होगा। नोड में जगह जगह पर यहाँ पे क्या होगा? इंटर नोड होगा। और हम लोग क्या करते हैं? इसको काट काट के और ट्रेंच खोद के रोपने का काम करते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब होगा गन्ना। क्या होगा जी? गन्ना। देखिए बायो का क्वेश्चन जो है ना, खास करके याद करने वाला नहीं रहता है, लेकिन हम लोग गलती यही कर देते हैं कि याद करने लगते हैं। याद करने का नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप जो डेली लाइफ में देख रहे हैं उसी चीज के आधार पर आप इसका सही जवाब क्या होगा इस चीज का पता लगा सकते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पौधे के एक पुष्प, यहाँ पुष्प लिखा गया है गलत है, पुष्प के पराग कोश के परागकण यानी पोलन ग्रेन का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? बहुत मस्त क्वेश्चन। और एक बात और है, अभी जो बिहार सरकार के द्वारा सभी सरकारी स्कूल में जहां पर आपका एडमिशन हो रखा है वहां पे
सभी लोगों का भी एग्जाम हाल फिलहाल में हुआ है। ये शायद 23 तारीख से एग्जाम हुआ है। तो 23, 24, 25 लगातार 3 दिन तक साइंस स्ट्रीम वाले का एग्जाम चला है। इसमें उम्मीद करते हैं शायद 24 जून को जो है बायो का एग्जाम हुआ है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, दैट मीन्स जो BSEB का हाफ ईयरली एग्जाम है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि, लेकिन भाषा थोड़ा चेंज था। क्वेश्चन ये है कि एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश के परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाएगा? तो सजात पुष्पी परागन। एक जात का हुआ ना, तो सजात पुष्पी परागन यानी कि गेटनोगैमी। दिक्कत? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन चुकी है मिलान करने वाला, और मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो जब तक पूरा क्वेश्चन आपको शो नहीं होगा तब तक बनाने का भूल नहीं करें। और ये क्वेश्चन जब भी नजर आए तो केवल एक जो है ऑप्शन मिला लें, इसके बाद तुक्का मार दें, गलत हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला जो व्यक्ति होते हैं वो क्वेश्चन बनाते हैं तो लास्ट में कुछ उसमें मसाला डाल देते हैं जिससे आपको थोड़ा तीखा लगे। बनाएंगे लेकिन बाद में गलती होगा, सजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन पूरा देखकर तभी बनाने का काम करें। तो यहाँ पे देखते हैं पूरा क्वेश्चन पहले, इसके बाद बनाएंगे। और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहला नंबर 111 111वां नंबर का क्वेश्चन है कि परागन की विधि, और इधर दिया गया है उदाहरण, यानी कि इसमें आपको मिलान करना है कि परागन किसके द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा है जी वायु परागन। तो वायु परागन जो होता है इसको एनिमोफिली या एरोफिली पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनिमोफिली या एरोफिली पॉलिनेशन कहते हैं। और बोले हैं घास, खजूर, भांग, लिली, इन सभी पौधों में परागन की क्रिया वायु के द्वारा होता है। तो जवाब जो है एक का क्या होगा? ए होगा। 1 का क्या होगा जी? ए होगा। बी नंबर देखते हैं, जल परागन, इसको कहते हैं हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। क्या होगा? हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। बताए थे हाइड्रोफिली पॉलिनेशन होगा हाइड्रीला में, वेलिस्नेरिया में, जोस्टेरा में, इन सभी में होगा। ऑप्शन देखते हैं कहां पे है। तो ऑप्शन नंबर डी, 2 का यहाँ पे हो जाएगा, 2 का क्या? डी। तीसरा है कीट परागन। कीट परागन जब होता है तो इसको हम इंटोमोफिली पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटोमोफिली पॉलिनेशन कह सकते हैं। और जो इंटोमोफिली पॉलिनेशन होगा इसको क्या बोलेंगे? किसमें होगा? गुलाब में, जैस्मीन में। तो इसका जवाब हो जाएगा 3 का बी। क्या हो जाएगा? 3 का बी। अब आप एक ही न बचा है, तो अब आप तुक्का मार देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है लाइसेंस मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 4th नंबर है जी चमगादड़ परागन। चमगादड़ के द्वारा परागन होता है, इसको कहते हैं कायरोप्टेरोफिली पॉलिनेशन। और ये होता है सेमल में, कदम्ब में। इसका जवाब हो जाएगा सेमल एवं कदम्ब, यानी कि 4 का सी। मिला लीजिए क्या है? ए डी बी सी, ए डी बी सी, यानी क्वेश्चन का सही जवाब आपका नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, अगला है कि भ्रूण कोश के अंड उपकरण में पाई जाती है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे अभी आप लोग जो हाफ ईयरली एग्जाम दिए होंगे इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि भ्रूण कोश की, क्वेश्चन ये था कि भ्रूण कोश की घटक कोशिका का नाम लिखें। और जब आप ये लिख लेंगे तो इसका भी जवाब यहीं से मिलेगा। क्या है जी? ध्यान दीजिए, जैसे हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो इस टाइप के एक स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बताया है कि इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं जी? तो भ्रूण कोश कह सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हम बताए थे, बताए हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बताए हैं। इसमें हमने बताया है कि बीच में एक होता है एग सेल। क्या होगा जी? एग सेल। और दोनों साइड जो है एक क्या होगा? साइनर्जिड सेल। तो दोनों साइड एक एक की संख्या में है तो 2 साइनर्जिड सेल होगा और 1 एग सेल होगा। इसका जवाब क्या होगा? 1 एग सेल एंड 2 साइनर्जिड सेल, 1 अंड कोशिका एवं 2 सहायक कोशिका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है।
देखिए यहां से क्वेश्चन कर दिया गया है कि भ्रूण कोश की जो है घटक कोशिका का नाम लिखिए, क्या होगा? तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसको कहेंगे अंडउपकरण, इसको कहेंगे पोलर न्यूक्लिया या सेंट्रल सेल, और इसको कहेंगे एंटीपोडल सेल। तो यही जो है आपका सही जवाब होगा। ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसका सही जवाब आपको यही बताना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, एनिमोफिली फ्लावर्स आर कॉमनली, क्या होगा? तो वायु परागित फूल जो होगा उसमें मतलब सुगंध का तो जरूरी है नहीं, आकर्षक होने का जरूरी तो है नहीं, लेकिन छोटा होना जरूरी है। इसका मतलब छोटे होने चाहिए, आकर्षक विहीन होने चाहिए, ए एवं बी दोनों होना चाहिए, और हमें लग रहा है कि यही होगा, ए एवं बी दोनों होने चाहिए। सुगंधित हो या नहीं हो उसमें वायु परागण हो सकता है। ठीक है, इसका जवाब हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो 113 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब सी नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस फल का बीज चोल यानी एरिल खाया जाता है? आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक पलट के क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एरिल किसका खाया जाएगा, मीजोकार्प किसका खाया जाएगा। तो एरिल खाया जाता है लीची का, जायफल का, शरीफा का, इनमें से सभी। इसका जवाब जो है इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो है 115वां नंबर क्वेश्चन देखने का काम करेंगे हम लोग, और 115 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है इन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत लोग चाय पे चर्चा करते हैं, हम लोग चाय पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, मन की बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं प्रश्न की बात। ठीक है, हमारा काम है प्रश्न की बात। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है केसर या जाफरान, जिसको सैफरॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी? सैफरॉन। केसर या जाफरान पुष्प के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्प के स्टिग्मा और पुष्प के स्टाइल से सैफरन यानी कि केसर की प्राप्ति होती है। इसका मतलब जवाब इसका ए एवं बी दोनों होगा। इसका जवाब होगा ए एवं बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, पादप जगत में सबसे बड़ा ओव्यूल यानी कि सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? तो पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड जो है, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका होगा? साइकस का होगा। किसका होगा जी? ये जो है सबसे बड़ा बीजांड जो है ये साइकस का होगा, और साइकस आपको सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब ये जो है इसका जवाब जो है साइकस होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन जो है आकर्षक एवं मकरंद ग्रंथि युक्त पुष्प प्राय होती हैं, दैट मीन्स अट्रैक्टिव एंड नेक्टरीज किसमें पाया जा सकता है? नेक्टर ग्लैंड किसमें पाया जा सकता है? बताए थे कि जो कीट परागन जिस पौधा जिस फूल में होगा उसमें आकर्षक फूल होगा, उसमें मकरंद ग्रंथि पाया जाएगा। मतलब इसका जवाब कीट परागित फूल होगा। क्या होगा जी? कीट परागित फूल होगा। अगला क्वेश्चन है अनुन्मील्य पुष्प क्या होते हैं, किसमें होते हैं? अनुन्मील्य पुष्प का मतलब कि वे फूल जिसमें नर मादा दोनों आपस में लिपटा हुआ लेकिन फूल कभी खिले नहीं, तो इसे अनुन्मील्य पुष्प कहते हैं। ऑप्शन इसका एग्जांपल बताए थे आपको, मूंगफली, वायोला, कनकौआ, इन सभी पौधों में फूल खिलती नहीं खिलती हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे कि अनुन्मील्य पुष्प कैसे होते हैं, तो उसमें नर मादा दोनों जब आपस में लिपटा हुआ है तो स्वाभाविक उसमें स्वपरागन होगा। अनुन्मील्य पुष्प में कौन परागन? तो स्वपरागन। क्या होगा? स्वपरागन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन में है कि पराग कणों का अंतःचोल, पराग कणों का अंतःचोल यानी इंटाइन किसके द्वारा बना होता है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है।
अभी हाल फिलहाल में जो है 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को BTSC, ध्यान दीजिएगा, BTSC, इसमें एक पोस्ट होता है IC, यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो एक पोस्ट है इंसेक्ट कलेक्टर, जिसको हिंदी में कहा जाता है कीट संग्रहकर्ता। तो इसका जो एग्जाम हुआ है CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परागकण का अंतःचोल किसके द्वारा बना होता। तो आप याद रखिए कि परागकण का जो अंतःचोल है ये पेक्टोसेलुलोज के द्वारा बना होता है। किससे बना होगा? पेक्टोसेलुलोज के द्वारा, या कह सकते हैं पेक्टिन एवं सेलुलोज का बना होता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए, असत्य मतलब कि कौन सा कथन इसमें गलत है। चारों को पढ़िए तब आप अंदाजा लगाइए कौन गलत कौन सही, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि विपुंसन की प्रक्रिया में परागकोश को निकाला जाता है। पढ़ाए थे कि विपुंसन दैट मीन्स रिमूवल ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, removal of male part of a bisexual flower is called emasculation. मेल पार्ट है एंथर, एंथर को बाहर निकालेंगे, इसी को कहेंगे विपुंसन। मतलब ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अवांछनीय परागकणों के द्वारा होने वाले परागन को रोकने के लिए बैगिंग करवाई जाती है। तो जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, इमेस्कुलेटेड फ्लावर मीन्स क्या? तो जो फ्लावर मतलब जिसमें से मेल पार्ट को निकाल लिए हैं उसको एक पॉलीथीन या बटर पेपर से इसलिए ढक देते हैं कि कोई दूसरे एजेंट के द्वारा लाए गए पॉलन ग्रेन से परागन नहीं हो सके। क्या ये बात सही है? हाँ, ये भी बात सही है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है कृत्रिम संकरण, दैट मीन्स आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा उन्नत किस्मों के बीज का विकास किया जाता है। जी हाँ, उन्नत किस्म के बीज का विकास किया जा सकता है। और इसके बाद कह रहे हैं कि अनुन्मील्य पुष्प में, दैट मीन्स अभी जस्ट बताया है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, अनुन्मील्य पुष्प में प्रायः पर परागन होती है। तो यहाँ पे तो भाई बोले थे 100 परागन इसमें होता है, तो जब 100 परागन उसमें होता है, इसमें लिखा हुआ पर परागन होता है, तो नहीं, ये गलत है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा जी? डी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे है, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि भ्रूणपोषी बीज, क्वेश्चन नंबर 121 क्या है कि भ्रूणपोषी बीज अपने संग्रहित भोजन का भंडारण कहाँ करती है? नाम से क्लियर है कि भाई इंडोस्पर्मिक सीड है, तो इंडोस्पर्म में पोषण को भंडारित करेगा। इसका जवाब होगा भ्रूणपोष। क्या होगा? भ्रूणपोष। अगला है परागकणों का भंडारण लंबे समय अंतराल तक के लिए द्रव नाइट्रोजन के माध्यम में किस तापमान पर किया जा सकता है? इसका तापमान होगा द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। लिखवाए थे कई बार, तो इसका जवाब हो जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, नारियल का फल क्या होता है? नारियल का फल बेरी होता है, नट होता है, कैप्सूल होता है, या ड्रूप फ्रूट होता है? तो याद रखिए नट, कोकोनट, तो कोकोनट क्या हो जाएगा? ड्रूप फ्रूट होगा। क्या होगा जी? ड्रूप फ्रूट होगा। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, लास्ट में पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन 124 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा एक असत्य फल, दैट मीन्स फॉल्स फ्रूट, या इसी को कह सकते हैं आभासी फल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए सेब एवं नाशपाती, बी स्ट्रॉबेरी, सी काजू, डी इनमें से सभी। और ये अभी जो BSCB का हाफ ईयरली एग्जाम जो चला है, इसमें भी ये क्वेश्चन था। यहाँ पे ऑप्शन केवल चेंज था, ऑप्शन सेब था शायद, तो इसका जो है जवाब यहाँ पे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, काजू ये सभी होगा।
ये सभी जो है असत्य फल का उदाहरण है। देखिए असत्य फल का परिभाषा क्या होता है, इस बात को जानिए। ठीक है, असत्य फल का मतलब क्या है, तो वे फल जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, अंडाशय को छोड़कर किसी अन्य भाग के द्वारा होता है, उसे असत्य फल के, ठीक है। और वे फल जिसका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है उसे सत्य फल कहते हैं। ठीक है, तो सत्य फल असत्य फल, तो असत्य फल का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है जी, द्विनिषेचन में यानी दोहरा निषेचन में सम्मिलित कुल केंद्रक की संख्या क्या होती है, तो बताए थे कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसको हम ट्रिपल फ्यूजन दैट मीन्स त्रिसंलयन या त्रिसमेकन भी कहते हैं। और इसमें कुल केंद्रक जो है कितना भाग लेगा, 5। कुल केंद्रक कितना भाग लेगा जी, 5, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय की सबसे भीतरी परत कौन है, सबसे बाहरी परत पेरीमेट्रियम है, बीच वाली परत है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली परत जो है इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम यानी अंतः गर्भाशयी स्तर। जवाब होगा एंडोमेट्रियम। हम देखिए यहाँ पे जो है कहिएगा कि हिंदी में काहे न लिखे, ये अंतः गर्भाशयी स्तर काहे न लिखे, तो आपसे परीक्षा में कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे ही जवाब दे देगा, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, इंग्लिशों में यह लिख देगा, हिंदी में भी यही लिख देगा। अब वहां पे अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत ना होगा, इसलिए कहीं कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा। जैसे अभी जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है, ये हाफ ईयरली वाला एग्जाम स्कूल में हुआ है, संचालित हुआ है, उसमें ये एक क्वेश्चन था कि मासिक चक्र 45 वर्ष की अवस्था में बंद हो जाती से क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, मिकोनियम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मेनार्क को हिंदी में भी मेनार्क, इंग्लिश में भी मेनार्क लिखा, मेनोपॉज को हिंदी में भी मेनोपॉज, इंग्लिश में भी मेनोपॉज लिखा, तो वहां पे जवाब वैसे क्या होगा, मेनोपॉज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एंडोमेट्रियम होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मासिक चक्र की सबसे छोटी अवस्था कौन है। बताए थे कि महिलाओं में जो मासिक चक्र होती है ये 28 डेज का होता है। कितना दिन का होता है जी, 28 डेज का होता है। उसमें बताए कि पहला 5 दिन जो होता है, 1 से 5 दिन तक का जो अवधि होता है, इस समय में ब्लीडिंग होता है और इसीलिए हम इसे ब्लीडिंग फेज या मेंसेस कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। ओके, इसके बाद बोले 6 to 13 डेज, 6 से 13 दिन तक इसमें ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने का काम करता है, इसीलिए इसको फॉलिकुलर फेज या इसी को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। और इसके बाद बोले मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होता है, तो एक अंडाणु जो है अंडाशय से निकलकर फैलोपियन नली में पहुंच जाती है, जिसको अंडोत्सर्ग कहते हैं, इंग्लिश में ओवुलेशन कहते हैं। ये कब होगी, मासिक चक्र के 14वें दिन होगी। और फिर बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल है 15 से 28 दिन के अवधि में पीले रंग के एक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसे कहते हैं कॉपर्स ल्यूटियम। क्या कहते हैं जी, कॉपर्स ल्यूटियम, और इसीलिए इस फेज का नाम है ल्यूटियल फेज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मासिक चक्र की सबसे छोटी अवस्था कौन, छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था, एक दिन का अवस्था कौन, तो ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब क्या, अंडोत्सर्ग। जवाब क्या होगा, अंडोत्सर्ग की अवस्था। और सबसे बड़ी अवस्था कौन, तो सबसे बड़ी अवस्था है ल्यूटियल फेज। ऑप्शन देखिए कहीं है क्या, तो है ऑप्शन, इसमें कहाँ है, तो बी नंबर ऑप्शन है। सबसे बड़ी अवस्था हो जाएगा ल्यूटियल फेज, सबसे छोटी अवस्था होगा अंडोत्सर्ग की अवस्था, जिसको कहा जाता है ओवुलेटरी फेज। एनी प्रॉब्लम, नहीं हो सकता, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 128, ये क्या है? 128 नंबर का क्वेश्चन है कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था, दैट मीन्स 16 सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज मोरुला स्टेज। क्या कहते हैं इसको? मोरुला स्टेज। और ये सहतूत के आकार की होती हैं। तीसरा चैप्टर में इस चीज के बारे में हमने बताया है। जवाब होगा इसका मोरुला स्टेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है, किससे मुक्त होता है? वह रिलैक्सिन जो गर्भावस्था के दौरान अंडाशय से रिलीज होता है। किससे रिलीज होगा? अंडाशय से। अंडाशय मतलब ओवरी से रिलीज होगा। जवाब हो जाएगा रिलैक्सिन। 129 का सही जवाब होगा डी। ठीक है। अगला है HCG। व्हाट डू यू मीन बाय HCG? HCG का मतलब क्या है? HCG दैट मीन्स ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिक रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ठीक है। दूसरा है HPL दैट मीन्स ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। तीसरा है एस्ट्रोजेन। चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। जैसे कई हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अंडाशय के द्वारा, अपड़ा के द्वारा, पीयूष ग्रंथि दैट मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अगला है फैलापियन नलिका के द्वारा। इसका जवाब होगा अपड़ा के द्वारा। क्या होगा जी? अपड़ा के द्वारा, यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है। तो प्लेसेंटा जो होती है, प्लेसेंटा के द्वारा इसमें क्या होगा? तो प्लेसेंटा के द्वारा इसमें HCG, HPL, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन एवं अन्य हार्मोन को रिलीज किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी गर्भाशय से पूर्ण विकसित भ्रूण, फुल्ली डेवलप्ड फीटस के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सब लोग समझिए बात तो क्या है। गर्भाशय से पूर्ण विकसित भ्रूण के निकलने का, पूर्ण विकसित भ्रूण निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे? प्रसव कहेंगे, प्रसूत कहेंगे, इसको हम पार्चुरेशन कहेंगे, गांव घर की भाषा में डिलीवरी कहेंगे। ठीक है। और जो है इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 132 नंबर में। 132 नंबर है, देखिए गांव घर में प्रसूति, यहाँ पे हम प्रसव को प्रसूति भी कह सकते हैं, प्रसूति, लेकिन गांव घर में महिला लोग के द्वारा सुनते होंगे परसौती कहा जाता है। ठीक है। अगला है यहाँ पे कि प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग नहीं है, नहीं लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जब भी हम सेट करते हैं उसमें नहीं वाला डाल देते हैं जिससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो। ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए आपको जवाब देना है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि प्राथमिक जननांग नहीं है। प्राथमिक जननांग का परिभाषा क्या बताया? तो वे जननांग जिसके द्वारा युग्मकों का उत्पादन होता है प्राथमिक जननांग कहलाती है। तो आप लोग खुद सोचिए, अंडाशय के द्वारा अंडाणु का प्रोडक्शन होगा, लेकिन वृषण के द्वारा क्या होगा? शुक्राणु का प्रोडक्शन होगा, यानी कि युग्मक का निर्माण होगा। लेकिन गर्भाशय के द्वारा उम्मीद करते हैं कि इसके द्वारा कोई भी गैमीट का प्रोडक्शन नहीं होता है, मतलब ये द्वितीयक जननांग हो गया। क्या हो गया? ये जो है द्वितीयक जननांग हो गया, ये प्राथमिक जननांग नहीं रहा। इसका जवाब जो है गर्भाशय ही होगा। ठीक है। अगला है स्तनधारी शुक्राणु के किस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है? अब बताइए, इस क्वेश्चन से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है जी। हमने आपको बताया है कि जो ह्यूमन स्पर्म होता है, क्या होता है जी? तो जो ह्यूमन स्पर्म होता है, तो ह्यूमन स्पर्म इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। और इसमें हम बताए थे यहाँ पे एक्सोनिम पाया जाता है। तो इसमें बोले कि ये जो पार्ट देख पा रहे हैं ना, इसको कहते हैं एक्रोसोम, इसको कहते हैं नेक, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसमें पूरा जो है साइटोप्लाज्म होगा। इसके बाद इसमें बोले ये जो पार्ट है इसको कहते हैं मिडल पीस, और मिडल पीस का निर्माण होता है किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और यह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा शुक्राणु को गति करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है वो एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब क्लियर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अनेक माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया भाई मध्य भाग में पाया जाएगा। जवाब इसका हो जाएगा मध्य भाग। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और ये क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाया जाता है? ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाया जाता है? 2011 के बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आप पलटेंगे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ग्राफियन पुटक किसमें पाया जाता है? तो ग्राफियन पुटक दैट मीन्स ग्राफियन फॉलिकल, इसी को हम शॉर्ट में क्या बताए थे? जीएफ। तो ग्राफियन फॉलिकल स्तनधारी के वृषण में पाया जाता है। तो भाई वृषण में कहां से होगा? ये तो मादा में होगा। मादा में तो वृषण होगा नहीं, तो वो तो मेल में ना होता है। दूसरा कह रहे हैं मेढक के अंडाशय में, तो मेढक के अंडाशय में भी नहीं होता है, ये भी बात गलत है। तीसरा कह रहा है तिलचट्टा के अंडाशय में, थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे तिलचट्टा होता है, तलचट्टा नहीं, तिलचट्टा। तो तिलचट्टा के अंडाशय में, ये भी गलत है। अब कह रहे हैं क्या? था स्तनधारी के अंडाशय में। हाँ, स्तनधारी के अंडाशय में ही ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है। और हम बताए थे कि प्रत्येक अंडाशय में लगभग 60,000 से 80,000 ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है। कितना पाया जाएगा जी? 60,000 से 80,000। तो दोनों अंडाशय मिला के 1,20,000 से 1,60,000 ग्राफियन फॉलिकल पाई जाती है। ठीक है। अगला है कि भ्रूण की पहली गति एवं उसके सिर पर बाल प्रायः गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है? तो हम बताए थे कि जो एक महिला, जो एक गर्भवती महिला है, वो अपने गर्भ के अंदर बच्चा को कितने दिनों तक ख्याल रखती है, देखभाल करती है? तो 9 महीना प्लस माइनस 7 दिन बोले थे। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। तो पहला 3 माह को बोले थे पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। दूसरा 3 माह बोले सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर। और फिर इसके बाद बोले जी थर्ड ट्राइमेस्टर। अब फिर इसमें लिखवाए थे कि पहला महीना क्या होगा, दूसरा महीना क्या होगा, फिर तीसरा महीना क्या होगा, चौथा महीना क्या होगा, पांचवा महीना, छठा महीना, फिर सातवां महीना क्या होगा, आठवां महीना क्या होगा, नौवां महीना क्या होगा। ऐसे हमने बताने का काम किया है। आप उसको पलट कर देखिएगा, लिखा होगा कि भ्रूण की पहली गति और उसके सिर पर बाल जो है 5वां माह में आता है। और 5वां माह कब हो गया? तो ये जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंतर्गत आता है, यानी कि द्वितीय तिमाही के दौरान 5वें महीने में भ्रूण के सिर पर बाल और पहली गति देखी जा सकती है। ठीक है, भ्रूण के सिर पर बाल और गति जो है देखी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि बेमेल का चयन करें। बेमेल, देखिए बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन होता है कि भाई बेमेल क्या है। बेमेल इसीलिए हम इस बार जो है टेस्ट में दे दिए कि ऑड, ब्रैकेट में लिख दिए ऑड। तो ऑड का चयन करें, मतलब 4 ऑप्शन है ना, उसमें 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो एक मतलब एक चीज से मिलता जुलता होगा, एगो जो है अलग रहेगा। जैसे अब एक हम उदाहरण देते हैं, लिख देते हैं भाई सीता, और लिख देते हैं गीता, और लिख देते हैं रीता, और इसके बाद लिख देते हैं राम। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है तनी ऑड का चयन कीजिए। तो भाई ऑड कौन है? तो ए नंबर सीता, बी नंबर गीता, सी नंबर रीता, डी नंबर राम। तो ए नंबर सीता, गीता और रीता, ये तीनों तो फीमेल न है, ये भी फीमेल है, गीता भी फीमेल है, रीता भी फीमेल है, लेकिन राम तो मेल न है भाई। तो राम जब मेल है तो यही ना ऑड हो गया। तो बेमेल जहां भी रहेगा ऐसे ही उसका जवाब बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है और इसका जवाब कैसे बनेगा, इन चीज पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बेमेल का चयन करें। फिम्बरी, फिम्बरी किसका भाग? फैलोपियन नलिका का। किसका भाग? फैलोपियन नलिका का। बी नंबर देखते हैं, इस्थमस किसका भाग? फैलोपियन नलिका का, ये भी बात सही है। तीसरा इनफंडीबुलम किसका भाग? इनफंडीबुलम किसका भाग? तो इनफंडीबुलम भी फैलोपियन नलिका का भाग। लेकिन लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा दैट मीन्स बृहत भगोष्ठ यानी वल्वा का भाग का ये भाग है, यानी कि सहायक जननांग का भाग है, बाह्य जननांग का भाग है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या नजर आ रहा है? तो इसका सही जवाब जो है ये लघु भगोष्ठ।
लघु भगोष्ठ का मतलब लेविया माइनोरा। अगर यही बृहत भगोष्ठ रहेगा तो क्या हो जाएगा, बृहत भगोष्ठ मतलब लेविया मेजोरा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है भाई, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है 137 में। इसका जवाब जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन का जो ऑप्शन है थोड़ा सा मिस्टेक है, ए और बी ये दोनों जवाब इसके लिए जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है। ये क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी का पता मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति के द्वारा लगाया जा सकता है? ठीक है, अब देखिए ये जो है मूत्र में एक हार्मोन की उपस्थिति विशेष करके जो है प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए किया जाता है। बताए थे एक टेस्ट किट आता है, गर्भधारण हो जाने पर, कॉन्सेप्शन हो जाने पर उसके स्टेटस ऑफ कॉन्सेप्शन को दिखाने के लिए प्रेगा न्यूज किट का यूज करते हैं। और प्रेगा न्यूज किट के ऊपर में बताए थे लिखा होता है हार्मोन का नाम क्या, HCG। क्या नाम? HCG, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिक रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो इसमें कह रहे हैं कि जो ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, HCG हार्मोन है, उसी के द्वारा हम जो है गर्भधारण का पता लगा सकते हैं। अब ऑप्शन मिलाइए, कहीं है क्या? LH नहीं है, FSH नहीं है, PRL नहीं है, इनमें से कोई नहीं जवाब सही होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए HCG लिखा हुआ रहता तो ये सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के किस अवस्था में अंड जनन की क्रिया प्रारंभ होती है? तो ये जो है भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है, बताए थे। अंड जनन यानी अंडाणु जनन, दैट मीन्स प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ओवम कब चालू हो, ओवम का बनना कब चालू होगा जी? भ्रूणीय अवस्था में। कब चालू होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में चालू होगा। ठीक है, परिपक्व बाद में होगा, लेकिन बनना चालू कब होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में चालू होगा। इसको हम आगे बढ़ते हैं 140 क्वेश्चन, 140वां नंबर का क्वेश्चन देखना है। 140 नंबर में क्या कहा जा रहा है, इन चीजों पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम 91 नंबर से स्टार्ट किए हैं। 91 नंबर से जो है बायो का सेक्शन स्टार्ट हुआ है। और आप जानते होंगे यहाँ पे शिक्षा कुंज में जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट एकदम नीट बेस पर होता है। और नीट में क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है आप लोग भली भांति जानते होंगे कि फिजिक्स से उसमें जो है 45 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री से उसमें जो है 45 क्वेश्चन रहता है, और बायोलॉजी में 2 सेक्शन होगा, एक होगा बॉटनी और दूसरा सेक्शन होता है जी जूलॉजी। इसमें बताया है 45 क्वेश्चन रहेगा बॉटनी से, 45 क्वेश्चन रहेगा जूलॉजी से, यानी कि 90 क्वेश्चन जो है आपको बायो से रहता है। और इसीलिए आपको यहाँ पर 90 से 180 नंबर तक का जो क्वेश्चन दिख रहा है वो बायो का ही दिख रहा है। जैसे नीट में एक क्वेश्चन पर 4 नंबर फिक्स है, वैसे ही यहाँ पर भी 4 नंबर फिक्स है, यानी आपका जो टेस्ट हुआ है वो 720 नंबर का टेस्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन एक ही चीज कमी है कि वहां पर निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर हम लोग आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है जो क्वेश्चन सेट करते हैं उसमें निगेटिव का भी ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। लेकिन आने वाले जब आपका तैयारी थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, जब आप नीट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, तो आपको जो है निगेटिव मार्किंग के साथ यहाँ पर लगातार टेस्ट लिया जाएगा। आप लोगों को हम कोशिश हमारा ये रहता है कि नीट के एग्जाम में आप लोग जो है वहां पे अच्छा पूरा जो है अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा, इसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करने का काम करते हैं। आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग साथ दीजिएगा, तो फिर जो है हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने का काम करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 140 नंबर क्वेश्चन में है कि खिरसा, खिरसा का मतलब क्या हो गया? कोलोस्ट्रम। बताए थे कोलोस्ट्रम क्या है, तो बताए कि जब कोई महिला
बच्चा जनती हैं, बच्चा का जन्म देती हैं, तो उस कुछ प्रारंभिक कुछ दिनों तक हल्के पीले गाढ़े दूध का सिक्रीशन होता है जिसे कोलोस्ट्रम यानी खिरसा कहते हैं। ठीक है, और इस खिरसा में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, क्वेश्चन ये है। और एंटीबॉडी के बारे में आप लोग बहुत भली भांति पढ़ लिए हैं। 8वां चैप्टर जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें तो हम पढ़ाए ही है ना कि एंटीबॉडी 5 टाइप का होता है, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी और आईजीएम। आईजी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, आईजी का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन ए जो है कोलोस्ट्रम में भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसका जवाब हो जाएगा आईजीए। क्या होगा जी, आईजीए। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का मतलब क्या, तो जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें गलत कौन है, देखते हैं। पहला पढ़ के, क्या मासिक चक्र प्रायः नॉन प्राइमेट मैमल्स में होता है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि मासिक चक्र जो है नॉन प्राइमेट मैमल्स में नहीं होता है। मासिक चक्र किसमें होगा जी, प्राइमेट मैमल्स में होगा। जब हम आपको 11th क्लास के 2nd चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये चीज पढ़ा रहे थे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा रहे थे, वर्गीकी पदानुक्रम पढ़ा रहे थे, दैट मीन्स उसमें जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, डोमेन, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ाए थे। वहां पे ही हमने बताया कि नॉन प्राइमेट उसमें मासिक चक्र नहीं होगा, उसमें मध्य चक्र होगा। क्वेश्चन है नॉन प्राइमेट मैमल्स में मासिक चक्र होती है क्या, तो नहीं होती है, ये बात गलत है। इसका जवाब सही ये होगा, 141 नंबर का ऑप्शन ए होगा सही। वैसे हम सेकंड स्टेटमेंट पर भी चर्चा करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मासिक चक्र प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर रिपीट होती है। जी हाँ, होती है। एक अगर हम स्वस्थ मादा का बात करें तो 28 दिन पर मासिक चक्र का रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मासिक चक्र के 14वें दिन एक परिपक्व अंडाणु का उत्सर्जन होता है। हाँ, होता है, ये बात अभी जस्ट हम बताए भी थे। और फोर्थ जो स्टेटमेंट है यहाँ है कि महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की अवस्था में मासिक चक्र अस्थायी रूप से बंद हो जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मेनोपॉज कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपको अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये जो है आपका जवाब 141 का ए नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 142 नंबर क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए अभी हम जस्ट बोले थे कि जो शुक्राणु होता है, इस टाइप का जो शुक्राणु है, इस टाइप का जो शुक्राणु है, इसमें हम यहाँ पे बोले कि ये जो पार्ट है थोड़ा थिकन होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, और इस पार्ट को कहते हैं अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम। और एक्रोसोम किससे बना होता है, बताए थे गोल्जी बॉडी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है, यानी एक का जो है सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा देख रहे हैं क्या, मध्य भाग, ये है मध्य भाग, किससे बोले थे जी, माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है। तो 2 का हो जाएगा डी, 1 का सी, 2 का डी, 1 का सी, 2 का डी। और 3 का है शुक्राणु का पूंछ, ये किससे बनता है जी, साइटोप्लाज्म से बनता है, कोशिका द्रव्य से बनता है, बी होगा, 3 का होगा बी। 4 नंबर है शुक्राणु का ग्रीवा, ग्रीवा मतलब सेंट्रियोल, ये किसके द्वारा बना होता है, सेंट्रियोल के द्वारा बना होता है, 4 का हो जाएगा ए। सी डी बी ए मिला लीजिए, क्या होगा, सी डी बी ए। जवाब आपका जो है सी नंबर जो है ऑप्शन, यही इसका सही जवाब होगा। इस चीज को समझना होगा। इसमें हमने आपको एक बार में एक से अधिक क्वेश्चन बताने का काम करते हैं। देखिए पहले के समय में क्या होता था, क्वेश्चन खूब पूछा जाता था ये कि शुक्राणु का मध्य भाग जो है ना किससे बना होता है, ये बताइए। शुक्राणु का मध्य भाग पहले पूछल जाता था। अब देख रहे हैं लगातार क्या कर रहा है, शुक्राणु का अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम किसके द्वारा बनल होता है। तो 4 है तो 4 में से कुछ न पूछ सकता है, तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन दे दिए कि 4 में कोई ना कोई टकरावे करेगा। ठीक है,
तो जैसे हम अपना जो गेस्ट पेपर बनाते हैं, उस गेस्ट पेपर में भी हम क्वेश्चन देते हैं, इसी टाइप का दे देते हैं, जिससे हमारा गेस्ट पेपर और सबके वनिस्पत सबसे ज्यादा टकराता है। और सबसे ज्यादा टकराता है तो लास्ट में चर्चा हो जाता है कि भाई इसका सेटिंग पहले से बिहार बोर्ड में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोई भी अनाधिकृत काम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये गलत है। हम आपका हेल्प केवल उतने कर सकते हैं जितना क्लास में पढ़ा दे, इसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। तो ये जो है भारत में जनसंख्या में वर्तमान वृद्धि का क्या कारण है, मतलब कि जनसंख्या वृद्धि का कारण पूछ रहा है, क्या है। पहला कारण है जी शिशु मृत्यु दर में कमी। सही बात है, शिशु मृत्यु दर में कमी होगा तो जनसंख्या बढ़बे न करेगा। इसी तरह से कह रहे हैं मातृ मृत्यु दर, दैट मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी, वृद्धि कमी। यह भी जो है मातृ मृत्यु दर, यानी कि मातृ मृत्यु दर कम होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा। तीसरा है बाल विवाह, जिसको कहते हैं चाइल्ड मैरिज, कम उम्र में शादी कर देना, यह भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। मतलब ये तीनों तो जनसंख्या वृद्धि का कारण है ये है, इसलिए इसका जवाब जो है इनमें से सभी होगा। क्या होगा जी, इनमें से सभी होगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत रहा क्या। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। ये बीएसईबी 2025 में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनसंख्या का अध्ययन जनांकिकी कहलाता है, और जनांकिकी को इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं जी, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है जनसंख्या का अध्ययन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम, दैट मीन्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई। ये क्वेश्चन भी अभी आपका जो टेस्ट हुआ है स्कूल में, हाफ ईयरली टेस्ट जो हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1971 ईस्वी, 1951 ईस्वी में हुई। 1971, इसलिए याद आ गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया अभी आपका हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि भारत में एमटीपी को वैधता कब दी गई। एमटीपी दैट मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सकीय सगर्भता समापन को मान्यता कब दी गई। तो इसका जवाब होगा 1971। लेकिन कह रहे हैं भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो 1951 होगा, और जवाब इसका सही जवाब है 1951, ठीक है। अगला है कि किस यौन संचारित रोग का पूर्ण चिकित्सा संभव नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको बता दें कि जो बीटीएसटी इंसेक्ट कलेक्टर का एग्जाम हुआ है 22 अप्रैल को एग्जाम हुआ है, उसमें जो है ये पूछा जा चुका है। बीटीएससी आईसी यानी इंसेक्ट कलेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका 4th चैप्टर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो जनन स्वास्थ्य है, उससे मिलता है। और ये क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग, तो यौन संचारित रोग को शॉर्ट में बोले थे एसटीडी। क्या बोलते हैं जी, एसटीडी। एसटीडी का पूर्ण रूप से चिकित्सा संभव नहीं है। पहला नंबर है हेपेटाइटिस बी, दूसरा ऑप्शन है हर्पीस, तीसरा है सिफिलिस। तो इसमें आप जो है हेपेटाइटिस बी देख रहे हैं, इसका जो है पूर्ण चिकित्सा संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है हर्पिस का चिकित्सा संभव, हर्पिस, तो हर्पिस का भी चिकित्सा संभव नहीं है। और जो है हाँ, हर्पिस का भी चिकित्सा संभव नहीं है, लेकिन सिफिलिस का पूर्ण रूप से चिकित्सा संभव है। इसका मतलब ये जवाब नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं हेपेटाइटिस बी, इसका पूर्ण चिकित्सा संभव नहीं है। क्लेमाइडियता और सिफिलिस, इसका चिकित्सा संभव है। अगला देख रहे हैं एड्स, हर्पीस, हेपेटाइटिस बी। क्या क्या है, एड्स, हर्पीस, हेपेटाइटिस बी। तो ये जो होता है ना एड्स, हेपेटाइटिस और हर्पीस बी, हर्पीस हेपेटाइटिस बी, इसका चिकित्सा जो है पूर्ण रूप से संभव नहीं है। इसका जवाब जो है आपको यही होगा, एड्स, हर्पीस और हेपेटाइटिस बी, इन तीनों रोग का पूर्ण चिकित्सा संभव नहीं, ठीक है। अगला है कि निषेचन के बाद की घटनाओं के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है।
सुमेलित मतलब क्या, सही मिलन नहीं है। तो किसका सही मिलन नहीं है, यहाँ पे देखिए नारियल पानी की सफेद गिरी, दैट मीन्स कर्नल, यहाँ पे हाइफन देना चाहिए, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोशिकीय भ्रूणपोष। तो ये तो सही बात है भाई, ये कोशिकीय भ्रूणपोष सेलुलर एंडोस्पर्म ही होता है, जिसको लिक्विड सिंसिटियम भी कहते हैं। दूसरा नहीं, ये लिक्विड सिंसिटियम, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। तो इसके बाद है फल, यानी फल किससे बनता है, तो परिपक्व बाह्य दल से बनता है। भाई गलत हो जाएगा, ये फल तो अंडाशय से बनता है। इसका जवाब यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो नहीं वाला है, तो डाल दीजिए फल। और फल परिपक्व बाह्य दल से नहीं, बल्कि ये परिपक्व अंडाशय अगर रहता तो सही होता। इसका मतलब ये परिपक्व बाह्य दल जो है इसका जवाब, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको जो है बीटीएससी इंसेक्ट कलेक्टर का है, और ये पूछा जा चुका है इस बार 2025 में, जो अभी कीट संग्रहकर्ता का एग्जाम हुआ है, जिसका अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट भी आया है 21 तारीख को, और इसका जो है अभी डीवी बचा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एसटीआई, एसटीआई दैट मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यौन संचारित संक्रमण सबसे खतरनाक माना जाता है। ये क्वेश्चन भी उसमें पूछा जा चुका है, बीटीएससी इंसेक्ट कलेक्टर का ये भी क्वेश्चन है, और इसमें एड्स है, सिफिलिस है, जननांग मत्स्य दैट मीन सेक्सुअल वाइट्स है, और गोनेरिया है। कौन सा रोग सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है एड्स को। क्या माना जाता है, एड्स को सबसे खतरनाक माना जाता है। एड्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, एचआईवी वायरस के द्वारा होता है, और इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है। अगला है जी, ब्रायोफाइट में एंथेरोजॉइड क्या होते हैं। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप पढ़े भी होंगे, 11th क्लास से क्वेश्चन उठा कर दिया गया है कि ब्रायोफाइट जो होता है, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये होता है स्थलीय पौधा, लेकिन इसमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसको जल स्थलचर या इसको उभयचर कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। अब कह रहे कि इसमें नर जननांग जो होता है ना, नर जननांग को कहते हैं पुंधानी। क्या कहते हैं, पुंधानी। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है एंथीरीडियम, और एंथीरीडियम के द्वारा पढ़े होंगे मेल गैमीट रिलीज किया जाएगा, जिसको कहा जाता है स्पर्म या एंथेरोजॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, एंथेरोजॉइड। और ये जो स्पर्म या एंथेरोजॉइड होता है, इसमें दो कशाभिका पाया जाता है, और दो कशाभिका मतलब बायफ्लैजेलेट होगा, यानी द्विकशाभिका युक्त होगा, यानी इसका जवाब होगा द्विकशाभिका नर युग्मक। इसका जवाब क्या होगा, द्विकशाभिक नर युग्मक इसका सही जवाब होता है, ठीक है। तो पुंधानी के द्वारा, एंथेरिडियम के द्वारा एंथेरोजॉइड रिलीज किया जाएगा, और ये जो एंथेरोजॉइड है बायफ्लैजेलेट होंगे। इन चीजों को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बीटीएससी आईसी इंसेक्ट कलेक्टर में पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। आपके सामने क्या क्वेश्चन है, ये टेस्ट जो है 15 जून को संडे को लिया गया है। आपके पास क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के अनुसार से आप जो है मिलाएंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्या है, मानव मादा में चिकित्सकीय सगर्भता समापन दैट मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस तिमाही के दौरान सुरक्षित मानी जाती है। बताए थे 12 सप्ताह तक सुरक्षित मानी जाती है। 12 सप्ताह मतलब क्या, 3 महीना तक सुरक्षित माना जाता है। अब 3 महीना हुआ तो पहला तिमाही तक सुरक्षित माना जाता है। ये क्वेश्चन भी जो है आपको इंसेक्ट कलेक्टर में पूछा जा चुका है, बीटीएससी इंसेक्ट कलेक्टर का ये क्वेश्चन रहा है, ठीक है। अगला है, ये भी क्वेश्चन जो है बीटीएससी इंसेक्ट कलेक्टर का ही है, ये भी उसमें पूछा गया है
क्या है? डैश एक ऐसे अनुर्वर पुंकेसर को संदर्भित करता है जो पराग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता, पराग उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। असमर्थ यानी पराग उत्पन्न नहीं करेगा तो उसको कहेंगे बंध्य पुंकेसर। क्या बोलेंगे? बंध्य पुंकेसर। बंध्य पुंकेसर किसमें पाया जाता है? गुलाब में। और किसमें? अमलतास में। इसका एग्जाम्पल होगा बंध्य पुंकेसर का अमलतास और गुलाब। ये सेकंड चैप्टर में हम पढ़ाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किस ART तकनीक में निषेचन शरीर के बाहर किया जाता है, उसके पश्चात भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। अब बताइए, ये क्वेश्चन भी इंसेक्ट कलेक्टर का ही है, लेकिन क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ART तकनीक में निषेचन शरीर के बाहर, शरीर के बाहर निषेचन होगा तो IVF कहेंगे। IVF मतलब क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बताए थे। और इसके बाद कह रहे हैं ET का मतलब क्या? एम्ब्रियो ट्रांसफर, दैट मीन्स भ्रूण का स्थानांतरण। तो क्या बोलेगा भाई? इसको बोलेगा IVF ET। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्मोन मोचक IUD है? IUD का मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये बताए 3 टाइप का होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। 3 टाइप का कौन कौन? एक होगा जो कॉपर रिलीज करेगा, कॉपर रिलीज करेगा तो कहेंगे उसको कॉपर रिलीजिंग IUD। एक होगा जो हार्मोन रिलीज करेगा, जिसको कहेंगे हार्मोन रिलीजिंग IUD, हार्मोन रिलीजिंग IUD। और एक होगा जिसमें कोई कॉपर कोई हार्मोन नहीं होगा, उसको कहेंगे नॉन मेडिकेटेड IUD। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड IUD। इसका एग्जांपल बताए थे, एग्जांपल बताए कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। ये तीनों जो है इसका एग्जांपल होगा कॉपर रिलीजिंग IUD का। और एक बात बता दे रहे हैं कि अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है ना, उसमें दो क्वेश्चन जो है IUD से ही था। ठीक है, और क्वेश्चन रहता ही है। इसके बाद देखिए कह रहा है हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन है? इसका नाम बोले थे प्रोजेस्टासर्ट, और एक नाम बोले LNG-20। ये क्वेश्चन ही पूछा गया था अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ उसमें। और एक है जी नॉन मेडिकेटेड IUD, इसका नाम बोले थे लिपेज लूप। क्या बोले? लिपेज लूप। इसका मतलब यहाँ पे क्या जवाब होगा? इसका जवाब आपके लिए होगा ये कौन सा हार्मोन मोचक IUD है? LNG-20 है। क्या है? LNG-20। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है CDRI लखनऊ। CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है जी? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ है? लखनऊ में है, गोमती नगर में है। ठीक है, तो कह रहा है कि लखनऊ द्वारा कौन सा मौखिक गर्भ निरोधक गोली, मौखिक का मतलब मुंह के द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली का विकास किया गया। और सच बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको जो है अभी BSEB के द्वारा स्कूल में जो एग्जाम लिया जा रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम जो चल रहा है अभी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हाफ ईयरली एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रहा है, लेकिन वहां ये पूछा था कि निम्न में, हाँ ऐसा यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, और इसका जवाब हो जाएगा सहेली। क्या होगा? सहेली। अगला क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस हिंदी नाम क्या बताए थे? बताइए जरा। एमनियोसेंटेसिस को कहते हैं उल्वबेधन। क्या कहते हैं? उल्वबेधन। तो एमनियोसेंटेसिस तकनीक का प्रयोग कर किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। देखिए जवाब इसका क्या होगा? तो इसका जवाब डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है, और ये विकार जो है, आनुवंशिक रोग जो है, गुणसूत्र संख्या 21, गुणसूत्र संख्या 21 के ट्राइसोमी यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के जुड़ने से उत्पन्न होती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में विशेषकर जो है उसका हाइट छोटा होता है, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है,
ठीक है, और इसके बाद वो मंद बुद्धि टाइप के होते हैं। ये चीज उसमें डाउन सिंड्रोम में मिलता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का तो पता लगा सकते, कह रहा है कि पता नहीं लगाया जा सकता है। फिर दूसरा है जी पीलिया। पीलिया का मतलब क्या है? जॉन्डिस। तो जॉन्डिस एक ऐसा रोग है जो आनुवांशिक रोग नहीं है यहाँ पे। तो जॉन्डिस आनुवांशिक रोग नहीं है, इसका पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आनुवांशिक रोग रहता तो इसका पता लगा सकते थे, लेकिन इसका पता हम लगाना संभव नहीं है, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता नहीं लगा सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और भ्रूण का लिंग, इन तीनों चीज का पता आप एमनियोसेंटेसिस विधि के द्वारा लगा पाएंगे। चलिए, तो बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 155 में बताए हैं कि एमनियोसेंटेसिस तकनीक का प्रयोग कर किस रोग का या किसका जांच नहीं किया जा सकता है, किसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें पहला ऑप्शन है जी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में बताए थे कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी एक आनुवांशिक विकार है, और भ्रूण का लिंग, ये तीनों चीज पता किया जा सकता है। क्या कि एमनियोसेंटेसिस, जिसको हिंदी में उल्लू बेधन कहा जाता है, इसके बारे में बताए हैं कि गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग अथवा आनुवांशिक विकार को जांचने की जो विधि होती है उसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे भ्रूण का लिंग और जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इसका पता कर सकते हैं। पीलिया का पता नहीं कर सकते हैं। क्लियरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पीलिया रोग है, जॉन्डिस जिसको कहा जाता है, तो जॉन्डिस का जांच हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर कि गर्भधारण से बचने के लिए मासिक चक्र के डैश दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन नहीं करनी चाहिए। तो बताए थे कि अंडोत्सर्ग के आसपास के दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचनी चाहिए, और हम ये भी बताए हैं कि अंडोत्सर्ग कब होती है। तो अंडोत्सर्ग जो है मासिक चक्र के 14वें दिन होती है। दैट मीन्स 14th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहने का मतलब कि 14वें दिन के आसपास। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है 10 से 11वें दिन नहीं होगा, 7 से 12वें दिन नहीं होगा, और है 10 से 17 दिन, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद। तो हम इसको यहाँ पे सही जवाब मान सकते हैं। 10 से 17 दिन के बीच जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए गर्भधारण को रोकने के लिए। कोई दिक्कत? ये 4th चैप्टर में हमने आपको बताया है, उसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एक मेथड बताए थे जिसको रतिरोध कहते हैं। तो रतिरोध विधि में ये बात बताया है कि मासिक चक्र के 10 से 17 दिन के बीच जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स से हमें बचना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 157, ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्राकृतिक गर्भ निरोधक की विधि है, यानी कि नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल कौन है। तो नेचुरल मेथड 3 बताए थे। कौन कौन? एक बताए लैक्टेशनल एमेनोरिया, सही बात है। दूसरा बताए क्वाइटस इंटरप्टस, और एक बताए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ऑप्शन देखिए, ये तीनों ऑप्शन है। दैट मीन्स इसका जवाब इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, अगला क्वेश्चन है जी 158 नंबर में कि कौन सा एक यौन संचारित रोग, दैट मीन्स एसटीडी, यौन संचारित रोग नहीं है, नहीं लगा हुआ है। तो नहीं लगा हुआ इसका मतलब है सिफिलिस। तो सिफिलिस तो होता है, यौन संचारित रोग है। हैजा, हैजा जो है यौन संचारित रोग नहीं है। एड्स और गोनेरिया, ये दोनों यौन संचारित रोग होता है। मतलब यहाँ पे जवाब जो है क्या होगा? हैजा। क्या होगा जवाब? हैजा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी 159 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें, यानी दोनों लिस्ट को मिलाना है, सही मिलान करना है। इसमें पहला नंबर जो आप देख पा रहे हैं ये वेसेक्टोमी बताए थे। वेसेक्टोमी नर नसबंदी को कहा जाता है, और नर नसबंदी है तो क्या है जी? शल्य क्रिया है। क्या है? शल्य क्रिया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 का क्या होगा? बी। 1 का मिला लो बी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 का क्या हो जाएगा? बी। 2 नंबर में क्या है जी? सर्वाइकल कैप। ये क्या है? सर्वाइकल कैप बैरियर है, बैरियर, दैट मीन्स ब्रेकर।
यानी कि वो स्पर्म ओवम को मिलने से रोकने का काम करता है, बैरियर का काम करता है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 का क्या होगा, डी। 3 है सहेली। सहेली क्या है, ओरल पिल्स है, खाई जाने वाली गोलियां हैं। इसका मतलब सहेली यानी कि 3 का क्या हो जाएगा, ए। और जो बच गया 4th में वही लगाना है जी, बाह्य स्खलन। तो बाह्य स्खलन दैट मीन्स कोइटस इंटरप्टस। और ये बताए कि जन्म नियंत्रण की क्या है, प्राकृतिक विधि है। BDAC ऑप्शन मिला लीजिए, जो होगा वही सही जवाब है। BDAC यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है और यह सही जवाब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की ओर। और 160 जो है हमें नेक्स्ट पेज में दिखेगा। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पेज में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है रतीज रोग। ध्यान दीजिए क्या है जी, रतीज रोग। रतीज रोग मतलब क्या, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग भी आप इसको कह सकते हैं। इसीलिए हम, चूंकि नाम में कंफ्यूजन आ सकता है, रतीज रोग हो सकता है आप नहीं समझिएगा, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में STD लिख दिए हैं। तो रतीज रोग किसके द्वारा संचारित होती है, पहला है रोगाणु रहित सुइयों के प्रयोग से, यानी कि ऐसा सुई जो पूरा स्टरलाइज है, जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई रोगाणु, जिसमें किसी प्रकार का कोई पैथोजन नहीं होगा। तो जब पैथोजन नहीं होगा तो उससे कभी रोग हो सकता है जी, नहीं होगा, मतलब ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से, ये बात सही है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लेके और किसी हेल्दी पर्सन में चढ़ा दिया जाएगा तो उसे STD होना फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे B नंबर तो होगा ही होगा। अगला देखते हैं जी संक्रमित माता से भ्रूण में, ये भी होगा। संक्रमित इन्फेक्टेड मदर है, उससे उसके भ्रूण में भी STD उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वंशागति से ऐसा नहीं होता है। मतलब B और C जो है इसका सही जवाब होगा 160 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर B एंड C, दैट मीन्स B ऑप्शन जो है आपके लिए करेक्ट है। कोई दिक्कत? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है? उम्मीद करते हैं हम जब 8 चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम कम से कम आपको जो है 50-60 टेस्ट लिखवाए, ठीक है, 50-60 टेस्ट लिखवाए हैं कि किस रोग में किस जांच का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बताए थे आपको सिक टेस्ट, डिक टेस्ट, विडाल टेस्ट, CBC, इसके बाद बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, ये सब बताए थे। तो उसी में हम ये बताया कि विडाल टेस्ट का प्रयोग करके आप टाइफाइड रोग का पता कर सकते हैं। किसका? टाइफाइड का। और टाइफाइड को ही जो है क्या कहा जाता है, टाइफाइड को मोती झड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोती झड़ा, या आप इसको हड्डी तोड़ बुखार कह सकते हैं। और ये टाइफाइड जो है किससे होता है पता है? टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है, और इस जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा? तो इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम? साल्मोनेला टाइफी, ये नाम है बैक्टीरिया का, और इसी बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होती है। कोई दिक्कत है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 162 में कि एलर्जी के लक्षण को शीघ्रता से कम करने के लिए किन औषधि का प्रयोग किया जाता है? आप लोग देखते होंगे कि कभी किसी व्यक्ति को एलर्जी का कोई इफेक्ट दिखता है, तुरंत जाता है दुकान, लेवोसैट्रिजिन टैबलेट खरीदता है। लेवोसैट्रिजिन जिसमें आपको मोन्टीना एल है, एलरसेट है, मोन्टीना FX है, बहुत तरह का दवा जो है मार्केट में अवेलेबल है। और वो होता क्या है जी? एंटी हिस्टामीन होता है। क्या होता है? एंटी हिस्टामीन। इसके बाद एड्रीनलिन, और क्या है? स्टेरॉइड। तो इसका जवाब आपको ये होगा एंटी हिस्टामीन, एड्रीनलिन, स्टेरॉइड, ठीक है। जब आप एलर्जी के कंडीशन से गुजर रहे हैं तो आपके द्वारा इसी का प्रयोग किया जाएगा। किसका? तो इसका नाम है एंटी हिस्टामीन, एड्रीनलिन और स्टेरॉइड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 163 में है कि मलेरिया में निम्नलिखित में से कौन रक्त में स्रावित होकर गंभीर ठंड उत्पन्न करती है? यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मलेरिया रोग से जो अफेक्टेड पर्सन है उसमें रक्त में क्या स्रावित होता है जो गंभीर ठंड उत्पन्न करती है?
तो इसका नाम हमने आपको बताया था हीमोजोइन। क्या नाम होता है? हीमोजोइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है हेरोइन नामक ड्रग का संश्लेषण। हेरोइन एक औषधि होती है, ड्रग्स होती है, और इसका निर्माण कैसे किया जाता है ये कहा जा रहा है। तो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से, दैट मीन्स मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से जो है हेरोइन का निर्माण होता है। इसका जवाब मॉर्फिन का एसिटिलीकरण ये होगा। ठीक है, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से हेरोइन का संश्लेषण होता है। ठीक है, और एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन टेस्ट में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन एकदम इंटरनेशनल लेवल का है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है वो सब बनाना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, आप जो है इसका सहारा लेकर आप बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम फेस कर सकते हैं। इसमें CUET, नीट, ICAR का जो भी एग्जाम है आप उसमें जा सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस टेस्ट पेपर का बार बार प्रैक्टिस करते रहें जिससे आपका जो है बेहतरी हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वप्रतिरक्षा रोग यानी ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है जी? ऑटो इम्यून डिजीज है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है हम बता दे रहे हैं आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, which of the following is an ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या है? हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षा तंत्र है कभी कभार हमारे ही कोशिकाओं पर अटैक करने लगती है। पता है ना जी, बहुत तरह का सुनते होंगे कि हमरे मतलब जो खाता है हम ही को जो है थाली में छेद करता है, बोलता है बहुत लोग। सेम वही बात है ये ऑटो इम्यून डिजीज का। हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, वही कभी कभार उल्टा अटैक कर जाता है, हम ही को अफेक्ट करने लगता है, तो इसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और इसका जो मेन एग्जांपल इसमें आपको दिख रहा है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको आप आम वात गठिया कह सकते हैं, आम वात गाठिया। और गाठिया रोग जो होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज का एक सुटेबल एग्जांपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है जी, लसिका दैट मीन्स लिम्फ के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही है, देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रुधिर के समान लसिका एक बंद परिसंचरण तंत्र में प्रवाहित होती है। जी नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, लसिका एक रंगहीन तरल द्रव है जिसमें आरबीसी होता है, नहीं होता है, आरबीसी इसमें होता ही नहीं है। तीसरा है कि वसा आंत्र के अंकुर, अंकुर मतलब वीलाई में लैक्टिल मीडियम से अवशोषित होती है। हाँ, ये बात जो है सही है। और ये क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं BTSC इंसेक्ट कलेक्टर 2025 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। ये क्वेश्चन कहां पर बोले हैं? तो ये क्वेश्चन बोले BSEB 2025 ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन फिर देखते हैं 167 167 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि रक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए बहुत सिंपल चीज है, हमने आपको पहले पढ़ा दिया है कि जो ब्लड होता है, ब्लड में दो चीज होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो इसमें ये बताया कि ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होता है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। ये जो है टोटल ब्लड का 55% केवल प्लाज्मा होती है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा जी? ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा। मतलब आप ऑप्शन मिला के देखिए क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है रक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन है। और इसमें जो पहला ऑप्शन है ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, रक्त का लगभग 70% भाग प्लाज्मा है, जबकि संगठित पदार्थ रक्त के 30% भाग को बनाते हैं। ये गलत है, 55 और 45 होना चाहिए। ठीक है,
बी ऑप्शन नंबर है, इसमें रक्त का लगभग 55% प्लाज्मा है। जी हाँ, सही बात है। जबकि संगठित पदार्थ 45% भाग को बनाते हैं। यही जवाब यहाँ पे सही होगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, और ये क्वेश्चन भी हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो है बीटीएससी इंसेक्ट कलेक्टर 2025 एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 आपका क्या कह रहा है? 168 ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक टीका का नाम है, टीका मतलब क्या? वैक्सीन। एक वैक्सीन का नाम दिया गया है, वैक्सीन का नाम है डीपीटी। क्या नाम? डीपीटी। नाम से ही क्लियर है, डीपीटी इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टिटेनस। दैट मीन्स डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इस तीनों को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। और क्वेश्चन भी यही है, डीपीटी दैट मीन्स ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन का प्रयोग किस रोग के रोकने के लिए किया जाता है? तो डी से डिप्थीरिया, पी से परटूसिस, परटूसिस मतलब काली खांसी, गांव घर में सुनते होंगे इसको कुकुर खांसी भी कहा जाता है। और इसके बाद है टिटेनस, और इनमें से सभी। जवाब यहाँ पर जो है आपके लिए सही जवाब होगा इनमें से सभी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन कैंसर, स्तन कैंसर मतलब समझ पा रहे हैं यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है? ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के संकेत यानी कि ब्रेस्ट कैंसर का सिम्पटम क्या है, ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण क्या है? तो ब्रेस्ट कैंसर जब हो जाता है तो इस कंडीशन में महिलाओं के स्तन ग्रंथि से क्या होता है जी? स्तन से खून का बहना चालू हो जाता है, ठीक है? दूसरा है कि स्तन में सूजन भी हो जाता है। और तीसरा है कि स्तन की जो त्वचा है ये लाल पड़ने लगती है। तो इसका जवाब जो है आपको क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है? इनमें से सभी जो है स्तन कैंसर का ही लक्षण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? टी लिम्फोसाइट, देखिए हमने पहले ये बताया था लिम्फोसाइट दो टाइप का, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बनता दोनों सेम जगह है। कहाँ बनता है बताइए? बनता दोनों सेम जगह है। कहाँ बनेगा जी? तो बोन मैरो में। कहाँ बनेगा? बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में बनेगा, ठीक है? लेकिन ये बताए हैं कि अस्थि मज्जा से ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? तो थाइमस ग्लैंड में। अगर थाइमस ग्लैंड में आ गया तो इसी का नाम क्या पड़ जाएगा जी? टी लिम्फोसाइट। और यहाँ पे कह रहा है क्या? तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में होगा, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन बैंक निकाल के देख पाएंगे। और एक ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा ही जाएगा, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस पर ध्यान देते रहिए। अगला है कि रुके हुए पानी में, 171 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। रुके हुए पानी में मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए, क्या है जी? रुके हुए पानी दैट मीन्स स्टेगनेंट वाटर में मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए उपयोग करने वाली मांसाहारी मछली कौन है? मांसाहारी मछली कौन है? गैम्बूसिया, पॉम्फ्रेट, रोहू, कटला। वैसे तो बहुत सारा मछली होता है, ठीक है? हमने आपको कई बार बताया है मछली जो है बहुत तरह का, रोहू, कटला, टेंगरा, मांगुर, चौनोस, स्त्रिगला, ग्लास कॉर्प, बॉम्बे डक, टूना, ये सभी जो है मछलियां हैं। लेकिन इसमें एक मछली है जो मांसाहारी है, जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, और इसका नाम है गैम्बूसिया। क्या नाम? गैम्बूसिया, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में हमने आपको बताया है, एक WHO एक संगठन है इसके बारे में, है ना? WHO दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
तो WHO का गठन बताए हैं 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो है किया गया। कब किया गया जी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया। और इसी के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे सही जवाब जो है क्या हो जाएगा जी? 7 अप्रैल होगा। कोई दिक्कत? अब 173 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। HIV वायरस, HIV वायरस फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या जी? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कह रहा है कि सबसे पहले आक्रमण करता है किस पे? सबसे पहले किस पे आक्रमण करेगा? तो ये सबसे पहले आक्रमण करता है सहायक टी कोशिका पे। किस पे? सहायक टी कोशिका पे, हेल्पर टी सेल पे जो है ये अपना सबसे पहला आक्रमण करती है। HIV वायरस सबसे पहला आक्रमण कहाँ करेगी? तो ये सबसे पहला आक्रमण जो है हेल्पर टी कोशिका पर करेगी। और ये क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन बैंक में निकाल कर देखेंगे, कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 174 नंबर, इसमें कह रहा है कि प्लेग एक रोग होता है और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि प्लेग एक कैसा रोग है। तो प्लेग जो है बताए हैं, प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है जी? प्लेग जो है एक जीवाणु जनित रोग है। याद रखने का हम तरीका भी बताए थे, ट्रिक बताए थे। पंडित का टीक न्यू है। क्या बताए थे जी? पंडित का टीक न्यू है। और इसी ट्रिक के आधार पर आप जो है सभी जीवाणु जनित रोग का नाम याद रख सकते हैं। क्या क्या है ध्यान दीजिए एक बार। तो कहा जा रहा है पंडित का टीक न्यू है। प से बताए थे प्लेग, इसके बाद डी से डिप्थीरिया, तो से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटेनस, क से कोड या कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। और ये सभी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। तो आपको कहा जा रहा है कि प्लेग कैसा रोग है? तो प्लेग भी हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जीवाणु जनित रोग है। इसका सही जवाब जो है जीवाणु जनित रोग ही होगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन 175 नंबर में है कि अफीम, अफीम जो है किससे प्राप्त किया जाता है? अफीम इसके पहले हम बताए भी थे, एक क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। हमें याद आ रहा है ये क्वेश्चन कहीं पे बताए थे आपको। पोस्ता वाला एक क्वेश्चन था ना जी, कि मतलब सेंसर मेथड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड फाउंड इन, यानी कि जो है किसमें बीजों का प्रकीर्णन जो है, बीजों के प्रकीर्णन के लिए किसमें सेंसर विधि का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन था, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, तो बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? इसका जवाब हम आपको क्या बताए थे? पोस्ते में, यही बताए थे। तो पोस्ता में बीजों का प्रकीर्णन सेंसर विधि के द्वारा, और पोस्ता को ही वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है पेपावर सोमनीफेरम। क्या लिखा जाएगा? पेपावर सोमनीफेरम। वैज्ञानिक नाम लिखने का तरीका है, जब भी आप वैज्ञानिक नाम बाय पेन लिख रहे हैं तो वहां पे फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है, बाकी सभी को स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम बताए हैं कि इसको जो है अंडरलाइन कर देना है, और वंश का नाम, जाति का नाम जो लिखा जाता है दोनों के बीच में स्पेस दिया जाना जरूरी है। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? जो भी क्वेश्चन नंबर था वहां पे जाके हम देखते हैं कि आखिर इसका सही जवाब जो है क्या होगा। तो देखिए 175 नंबर क्वेश्चन है, अफीम यानी ओपियम प्राप्त किया जाता है किससे? पहला है थिया चाइनेसिस, इससे तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद है कॉफिया अरेबिका, ये भी नहीं होगा। और इसके बाद है ओडाइजा सेटाइवा, ये धान का वैज्ञानिक नाम है। धान से कभी अफीम नहीं मिलेगा।
तो एक ही ऑप्शन बचता है, पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम? पेपेवर सोमनीफेरम। आप क्वेश्चन में देखेंगे ये इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ, बिकॉज ये हाथ से लिखा हुआ नहीं है, ये कंप्यूटर से टाइपिंग किया गया, और टाइपिंग करते समय वैज्ञानिक नाम को इटैलिक फॉन्ट में यानी तिरछे अक्षरों में लिखा जाना जरूरी है, तब ये सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये है राइनो वायरस के कारण क्या होता है? तो राइनो वायरस के कारण कॉमन कोल्ड होता है, और कॉमन कोल्ड को कहते हैं सामान्य जुकाम। हम आपको जब 8 चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें जो है 2-4 पेज का एक नोट्स दिए थे, उस नोट्स में टोटल आपको 32 गो रोग के बारे में डिस्क्रिप्शन था। उसमें रोग था, रोग कारक था, कितने दिन में लक्षण दिखाएगा ये था, एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलेगा ये था, फिर इसका जो है जांच कैसे करेंगे ये था, लक्षण क्या है सो है, फिर कौन दवा खाएंगे तो ठीक होगा, इस सब बात उसमें लिखा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, उसमें लिखा है सामान्य जुकाम जो होता है ये राइनो वायरस से होता है। किससे होता है? राइनो वायरस से। दैट मीन्स इसका जो जवाब होगा क्या होगा? सामान्य जुकाम होगा, यानी कॉमन कोल्ड होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 177, इसमें क्या है? कह रहा है निम्न में से कौन एक विषाणु जनित रोग है? देखिए हमें याद नहीं है, फिर भी हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, ट्रिक बताए थे आपको। क्या ट्रिक था? रेखा हमें हिट कर, रेखा हमें हिट कर, अब पीछे यानी पोएचे, पीछे मतलब क्या बोले जी? पोएचे। छोड़ गई, यही ट्रिक था ना, पीछे छोड़ गई। इसमें क्या बताए थे? रेबीज, खसरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, इसका कोई वैल्यू ना बताए थे। पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, ग्वाइटर, इन्फ्लुएंजा, और ये सभी बीमारी किसके द्वारा होगा जी? विषाणु के द्वारा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन मिला के देखिए उसमें कुछ मिल रहा है क्या? हमें तो लग रहा है मिल रहा है यहाँ पे। प्लेग नहीं होगा, हैजा नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, लेकिन पो से क्या बोले? पोलियो बोले। तो पोलियो किससे होगा? पोलियो होगा वायरस से। वायरस मतलब विषाणु। बताइए, यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। वायरस का अध्ययन यानी वायरस के बारे में जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसे क्या बोलेंगे? वायरस के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसे कहेंगे वायरोलॉजी। क्या कहेंगे जी? वायरोलॉजी। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 178, देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है? कैंसर। कैंसर रोग जो होता है इसको हिंदी में कर्क रोग कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और कहा जा रहा है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, लॉजी का मतलब बोले अध्ययन, तो इम्यूनोलॉजी में होगा प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन। दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं संभव है। बी ऑप्शन में देख रहे हैं ऑन्कोलॉजी, और आप जानते हैं कि कैंसर का जो जीन है उस जीन को भी ऑन्कोजीन कहते हैं। ऑन्कोजीन के कारण से कैंसर उत्पन्न होता है, इसीलिए कैंसर के अध्ययन को क्या कह सकते हैं? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कह सकते हैं। क्या कहेंगे जी? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं ऐसे, सी नंबर है कॉन्कोलॉजी। इसमें मोलस्का के बारे में अध्ययन किया जाता है। मोलस्का 11th क्लास 4th चैप्टर एनिमल किंगडम उसमें पढ़ाए हैं हम आपको। मोलस्का में क्या है? घोंघा वगैरह को रखा गया है। ठीक है, और अगला है पैरासिटोलॉजी, नाम से क्लियर है जी, पैरासाइट के बारे में इसमें पढ़ेंगे, परजीवी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक लसीकाभ अंग। द्वितीयक लसीकाभ अंग कहने का मतलब क्या? तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेनल्स है में शामिल कौन है ये कहा जा रहा है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेनल्स में शामिल कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्लीहा। प्लीहा मतलब, प्लीहा का मतलब एस्प्लीन, और इसके बाद बताए हैं टॉन्सिल, और इसके बाद बताए हैं थाइमस। ठीक है, और अगला है ए एवं बी दोनों। तो इसका जवाब क्या होगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेनल्स जो है यहाँ पे
इसमें जो है इसका जवाब हो जाएगा थाइमस। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? थाइमस। कहाँ होता है? हृदय के पास। कहाँ होता है? हृदय के पास, स्टर्नम सेल के नीचे। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य में सर्वाधिक होने वाली कैंसर कौन है? फेफड़ा कैंसर, स्तन कैंसर, उदरीय कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। ध्यान दें यहाँ पे, देखिए फेफड़ा कैंसर को कहते हैं कार्सिनोमा। और हम बताए थे कि कैंसर जो है मेनली 3 टाइप का होता है, कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकीमिया। कार्सिनोमा तब होगा जब फेफड़ा में होगा, स्तन में होगा कैंसर, दैट मीन्स जो उपकला उत्तक है, जो एपिथेलियल टिश्यू है, दैट मीन्स जो एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ द बॉडी है, उसमें जब कैंसर होगा तो उसे कार्सिनोमा कहेंगे। और कार्सिनोमा सबसे ज्यादा होता है, और कार्सिनोमा फेफड़ा कैंसर को कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब जो है क्या होगा? फेफड़ा कैंसर होगा। ठीक है, फेफड़ा कैंसर सबसे ज्यादा, लगभग 82% लोगों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका 15 जून 2025 को यहाँ शिक्षा कुंज कोचिंग में जो आपका टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर था बायो का, जिसमें 90 क्वेश्चन था, जितना भी हम आपको पढ़ा दिए हैं अभी तक, उन सभी चैप्टर से 90 क्वेश्चन था। इन सभी का हल जो है, इन सभी का सॉल्यूशन जो है आपके सामने हाजिर है। आप लोग अपने तैयारी को निरंतर जारी रखें, जिससे आप जो है बेहतर कर सकें। धन्यवाद।